नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 1970 के दशक में भारतीय सिल्वर स्क्रीन के ऊपर एक एक्ट्रेस आती है और उस एक्ट्रेस के आने के बाद छोटे बड़े और यंग लोगों को तो छोड़ो, बड़े बुजुर्ग भी आहें भरने लगे थे। ये एक्ट्रेस खूबसूरत थी, ये एक्ट्रेस एक अच्छी एक्ट्रेस थी, पर ये एक्ट्रेस अपने ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा बोल्ड भी थी। ये एक्ट्रेस उस ज़माने में एक बिकिनी में भारतीय सिल्वर स्क्रीन के ऊपर नजर आई थी। एक ऐसा दौर जहां पे किसी भी एक्ट्रेस का बिकिनी पहन के स्क्रीन पे आना अनएक्सपेक्टेड था एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। लोग ये कहते हैं कि अगर आप खूबसूरत हो तो आपके लिए दरवाजे बहुत जल्दी खुल जाते हैं, और शायद ये डिंपल कपाड़िया की जिंदगी में भी हुआ। पर उस खूबसूरती का क्या करो जब वो आपके लिए अभिशाप बन जाए। उस खूबसूरती का क्या करो जब वो आपके जीवन का रोड़ा बन जाए। उस खूबसूरती का क्या करो जिसके कारण काफी लोग आपके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करें। क्या आपको यह पता था कि मीडिया खबरों के हिसाब से डिंपल कपाड़िया के असली माता पिता राज कपूर और नरगिस थे। उनके बीच में एक नाजायज रिश्ता था जिसकी वजह से डिंपल कपाड़िया का जन्म हुआ था, और राज कपूर के एक बहुत क्लोज मित्र ने इनका लालन पोषण करके इनको बड़ा किया था। इन सारी डिटेल्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने और इवन डिंपल कपाड़िया ने कानून की धज्जियां उड़ाई। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक इंसान ने गुपचुप तरीके से इस लड़की के साथ शादी करी। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से एक एक्टर ने डिंपल कपाड़िया को जबरदस्ती किस किया और उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार काका को मनोज कुमार से क्यों दिक्कत हुई जब वो डिंपल कपाड़िया के साथ काम करना चाहते थे। द क्यूरियस लाइफ ऑफ डिंपल कपाड़िया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिंपल कपाड़िया के जीवन की कंट्रोवर्सीज क्या हैं, उनका इतिहास क्या है, फिर उन्होंने जिंदगी को कैसे संभाला और काका के साथ में लास्ट टाइम तक कैसे टिकी रही। इंटरनेट पे अगर आप जाओगे तो आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ इजीली मिल जाएगी। 8 जून 1997 यानी कि 1957 मुंबई में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम चुन्नीलाल कपाड़िया और माता का नाम बिट्टी कपाड़िया। इनके कुछ सिबलिंग्स थे, सिंपल कपाड़िया बहन, ग्रिम कपाड़िया बहन, और एक छोटा भाई था जिसका नाम था मुन्ना कपाड़िया। क्या आपको यह पता है कि डिंपल कपाड़िया की फैमिली हिंदू नहीं थी, मुसलमान थी। क्या आपको यह पता है कि इस्लाम का त्याग करके उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। क्या आपको यह पता है कि डिंपल कपाड़िया का असली नाम डिंपल कपाड़िया नहीं बल्कि अमीना था। इन सब कंट्रोवर्सीज और हकीकतों के बीच में डिंपल धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपनी उम्र से कई ज्यादा मैच्योर दिखती थी। आजकल के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है। हम जब मुंबई आए तो हमारे पास खाने को पैसा नहीं हुआ करता था, सोने के लिए छत नहीं हुआ करती थी। डिंपल कपाड़िया की या अमीना की ऐसी कोई कहानी नहीं है। वो एक संपन्न परिवार से आती थी जहाँ पे उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। माता जो थी वो हाउसवाइफ थी, और पिताजी के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि मुंबई के बड़े बड़े लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ और सुपरस्टार्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, इन सब के बीच में उनका उठना बैठना था। कई बारी इनके घर में बॉलीवुड के लिए पार्टियां ऑर्गेनाइज करी जाती थी, और इन पार्टियों में डिंपल कपाड़िया बड़े बड़े एक्टर्स को, सुपरस्टार्स को अपने घर में घूमते हुए देखती थी। बचपन से ही डिंपल का एक शौक था कि एक दिन बड़ी होके वो इसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेगी और एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बन के दिखाएंगी। डिंपल कपाड़िया अक्सर अपने स्कूल को बंक किया करती थी और फिल्म देखने के लिए भाग जाया करती थी, और अपनी माँ से हमेशा कहती थी कि मैं जल्दी बड़ी कब होंगी, मुझे मूवी में काम करना है। अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि इनके पिताजी चुन्नीलाल कपाड़िया जी उनके इस आइडिया के, इनकी इस महत्वाकांक्षा के अगेंस्ट नहीं थे। वो उसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल जब भी डिंपल ये कहा करती थी कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मैं अपना नाम बॉलीवुड में कमाना चाहती हूँ। और इसी कारण जब इनके पिता को ये पता चला, उस समय के एक निर्माता थे H.S. रवेल, जो कि एक मूवी बना रहे थे संघर्ष, जब उनको पता चला कि वो एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए, तो उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया और उनको बोला कि आप मेरी बेटी का ऑडिशन लीजिए क्योंकि वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती है। H.S. रवेल उनकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं और डिंपल कपाड़िया को वैजयंती माला के बचपन के रोल के लिए बुलाते हैं ऑडिशन के लिए। डिंपल कपाड़िया ऑडिशन देती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाती है।
उसका रीज़न ये नहीं था कि डिम्पल कपाड़िया अच्छी अदाकारा नहीं थी, उसका रीज़न एच.एस. रवेल ने चुन्नीलाल कपाड़िया को ये दिया था कि ये अपनी उम्र से थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। इस फर्स्ट रिजेक्शन के बाद लेकिन चुन्नीलाल कपाड़िया जी जो हैं वो डिसहार्टन नहीं हुए। उन्होंने बल्कि डिसाइड कर लिया कि वो अपनी लाडली बेटी के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी बीच उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़े निर्माता जिनका नाम आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता होगा, ऋषिकेश मुखर्जी उस समय के, वो फिल्म बना रहे थे गुड्डी। तो उन्होंने सोचा कि मैं गुड्डी मूवी के लिए डिम्पल कपाड़िया के बारे में ऋषिकेश मुखर्जी से बात करता हूं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ऋषिकेश मुखर्जी ने डिम्पल कपाड़िया को अपनी मूवी में लेने के लिए हाँ भर दी। पर किस्मत या फिर कॉन्फिडेंस अगर आप कहना चाहो तो, डिम्पल कपाड़िया जो कि उस समय में एक बच्ची थी, उसने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनको वो रोल पसंद नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि मैं एक अच्छे रोल का इंतजार करूंगी और उसके बाद ही फिल्म में काम करूंगी। इसका मतलब ये कदापि नहीं था कि डिम्पल कपाड़िया का मन बॉलीवुड से उठ चुका था, बल्कि उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था एक छोटी सी उम्र में कि मैं पदार्पण करूंगी बॉलीवुड में, लेकिन सिर्फ एक अच्छे रोल के साथ, एक अच्छी फिल्म के साथ। फिर आता है जिंदगी के अंदर ट्विस्ट। डिम्पल कपाड़िया एक दिन स्कूल जाती है और उनकी एक मित्र, एक सखी होती हैं जो उनको एक अखबार दिखाती हैं। अखबार में ये पता चलता है कि भारत के शोमैन यानी कि राज कपूर अपनी एक नई फिल्म बॉबी के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया ऑडिशन देने के लिए जाती है एंड एज फेट माइट हैव इट, राज कपूर उनको रिजेक्ट कर देते हैं। डिम्पल निराश होकर घर जाती है, पर वो हताश नहीं थी। अपने घर जाके वो ये महसूस करते हुए कि उनके पिता के और राज कपूर के संबंध अच्छे हैं, उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट करी कि आप एक बारी मेरा ऑडिशन फिर से करवाइए और इस बारी मैं आपको सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी। राज कपूर चुन्नीलाल कपाड़िया की बात को मान लेते हैं और अगले दिन फिर से डिम्पल कपाड़िया का ऑडिशन होता है। और उस ऑडिशन में डिम्पल कपाड़िया ने जो परफॉर्मेंस दी उसको देखकर इवन राज कपूर भी थोड़े सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे कि क्या ये वही डिम्पल है जो कल ऑडिशन देने के लिए आई थी। डिम्पल का सिलेक्शन हो जाता है। 14 साल की डिम्पल बॉबी मूवी से अपना डेब्यू करने वाली थी। पर इस मूवी के बारे में एक खास बात आपको बता दूं, ये मूवी राज कपूर के लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन थी, क्योंकि राज कपूर की पिछले 2-3 फिल्में काफी ज्यादा फ्लॉप हो चुकी थी और वो कर्जे में डूबे हुए थे। एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान वो एक एक कदम फूक फूक के रख रहे थे और किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। पर उनको क्या पता था कि डिस्टर्बेंस तो दरवाजे तक पहुंच चुकी है। चूंकि ये डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी, उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं करी थी, तो राज कपूर ने उनको एक होमवर्क दिया। उनको ये कहा कि तुम जितनी ज्यादा फिल्में नरगिस की देख सकती हो उतनी ज्यादा फिल्में देखो, क्योंकि तुम्हें उससे सीखने को काफी कुछ मिलेगा। डिम्पल कपाड़िया ने वही किया। उन्होंने नरगिस की जितनी फिल्में थी बैक टू बैक दिन रात बैठ के सारी की सारी मूवीज देखी और उस अदाकार को सही तरीके से एग्जामिन किया कि किस सिचुएशन में किस डायलॉग को कैसे डिलीवर करती हैं और एक्सप्रेशंस कैसे देती हैं। इवेंचुअली जब बॉबी की शूटिंग शुरू होती है तो राज कपूर को एक बार भी ये नहीं लगा कि उन्होंने डिम्पल को साइन करके गलती कर दी है, बल्कि वो फिर से आश्चर्यचकित थे कि पहली फिल्म में काम करने वाली ये लड़की इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती है। लोगों के अनुसार फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया और राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के बीच में काफी ज्यादा घनिष्ठता हो गई थी, एक रोमांस शुरू हो चुका था। रातों रात उनकी फोटोज बाहर आने के बाद लोगों ने जब उनको शूट्स पे देखा तो रातों रात ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही स्टार बन चुकी थी। और जब फिल्म इवेंचुअली रिलीज हुई थी तो मूवी को देखने के लिए लोग गांव से बैलगाड़ियों में बैठ के पूरा का पूरा गांव उठ के मुंबई या बड़े शहरों में जाता था ताकि वो इस फिल्म को देख सके। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि बॉबी फिल्म के बाद डिम्पल कपाड़िया ने एक भी फिल्म साइन नहीं करी। फिल्म साइन क्यों नहीं करी उसके कारण को जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इधर बॉबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उधर राज कपूर ने नौरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब के अंदर एक बहुत बेहतरीन पार्टी रखी। फिल्म जगत के बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े एक्टर्स और हर नामी गिरामी शख्सियत को इन्वाइट किया गया। राज कपूर का अपना अलग तरीका था उस समय फिल्मों को प्रमोट करने का। वो हथकंडा आजमाना चाहते थे, अपनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी फिल्म सुर्खियों में रह सके। उस समय के बड़े बड़े लोग, जैसे कि मैंने कहा, सारे के सारे नामी गिरामी लोग मुंबई से उस पार्टी के अंदर उपस्थित थे और उस पार्टी के चीफ गेस्ट थे काका यानी कि राजेश खन्ना। वो इंसान जिसकी एक झलक पाने के लिए भारत की युवतियां, यंग गर्ल्स, ओल्ड गर्ल्स
मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन, हर कोई ललायत रहते थे, हर कोई उनकी एक झलक पाना चाहते थे। युवतियां उनको खून भरे पत्र लिखा करती थी कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपसे शादी करना चाहती हूं, आपसे मिलना चाहती हूं। इसी पार्टी में काका की पहली मुलाकात, या ऐसा कहें कि डिंपल कपाड़िया की पहली झलक काका को यही देखने के लिए मिली। जैसे मैंने बताया, युवतियां इनके पीछे रहती थी, पर यह वो मौका था जहां पे उस समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार एक 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उन्होंने डिंपल कपाड़िया के बारे में अभी तक सिर्फ पेपर्स में ही पढ़ा था, मैगजीन्स में ही पढ़ा था। ये वो पहला मौका था जब उनको एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो डिंपल कपाड़िया को फेस टू फेस देख सके, उनसे बात कर सके। कहते हैं कि जिंदगी में अगर भगवान अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ करवाना चाहता हो, या आपकी ज़िंदगी में अगर तकदीर कुछ खेला करना चाहती हो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। डिंपल कपाड़िया को देखने के बाद, उनसे आंखें चार करने के बाद, वो कहानी पार्टी में वहीं ख़त्म हो गई। पर तकदीर कुछ और खेल रच रही थी। कुछ दिनों बाद गुजरात के एक चित्रलोक सिने सर्कल ने हिंदी सिनेमा को रिकग्नाइज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए नागपुर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। काका उसके चीफ गेस्ट थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी इवेंट के लिए डिंपल कपाड़िया को भी इनवाइट किया गया था। ऑल वेल एंड गुड सो फार, बट तकदीर किस तरीके से खेला रचती है वो ये देखिए कि जिस प्लेन के अंदर डिंपल कपाड़िया बैठी थी, काका भी उसी फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। कुछ समय बाद उनको जब रियलाइज हुआ कि डिंपल कपाड़िया की बाजू की सीट खाली है, तो उन्होंने जाके खुद से उठ के उनसे पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? दोनों के दोनों बाजू में बैठे थे, पर बात कोई नहीं कर रहा था। डिंपल ने बड़ी हिम्मत करते हुए इवेंचुअली उनको कहा कि इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी भीड़ होगी, मेरा ये पहला मौका है किसी भी बड़े ऐसे फंक्शन में जाने का, मैं घबराई हुई हूँ, क्या आप वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ लोगे? तो काका ने कहा, क्यों नहीं? जिसके जवाब में इस लड़की ने कहा, पूरी ज़िंदगी के लिए ना। ये वो सिचुएशन थी जहां पे एक 16 साल की लड़की एक 32 साल के इंसान के साथ, एक सुपरस्टार के साथ, जिसके लिए पूरा देश पागल था, उसके साथ खुलेआम एक फ्लाइट में बैठ के फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद की जो कहानी है वो होती है थोड़ी और डार्क और थोड़ी इवेसिव। दोनों की मुलाकात अब दोस्ती में बदल चुकी थी। राजेश खन्ना को डिंपल का चुलबुलापन और उनका बेबाक तरीके से बात करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि राज कपूर फूंक फूंक के कदम रख रहे थे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान और नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन सामने आए। पर काका वो डिस्ट्रैक्शन थे। काका का जब भी मन होता था वो उठ के डिंपल कपाड़िया की बॉबी फिल्म की शूटिंग पे पहुंच जाते थे। उनको मौके से या उनको सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका जब मन करता था वो डिंपल कपाड़िया को शूट से लेके चले जाते थे, पार्टी करने के लिए, घुमाने के लिए, या फिर रोमांस करने के लिए। राज कपूर को नुकसान हो रहा था, पर काका के सामने बोले तो क्या बोले। ऐसे में एक दिन राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया को समुद्र के किनारे लेके जाते हैं और उनसे शादी का प्रपोजल रखते हैं। डिंपल कपाड़िया को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा सुपरस्टार जिसके पीछे पूरा देश पागल है, वो आज मेरे सामने घुटने के बल बैठा है और मुझसे शादी के लिए परमिशन मांग रहा है। डिंपल कपाड़िया ने हाँ कर दी। डिंपल कपाड़िया के हाँ करने के बाद राजेश खन्ना ने उनके उंगली में जो अंगूठी थी उसको निकाला और समुद्र में फेंक दिया। फिर अपने पॉकेट से एक हीरे की अंगूठी निकाली और डिंपल कपाड़िया को पहना दी। आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो अंगूठी थी ये राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर डिंपल कपाड़िया को दी थी, जो कि डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के आने के बाद ऐसे भूल गई थी। अब आ जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर जहां पे मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से एक सुपरस्टार ने और एक लड़की ने भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा दी थी। और ये वो सिचुएशन है जहां पे 1973 में इनिशियली परिवार की थोड़ी नानुकुर के बाद इन दोनों की शादी होती है। डिंपल कपाड़िया नाबालिग थी। राजेश खन्ना को यह बात पता थी, डिंपल कपाड़िया को यह बात पता थी, बट दे डिड नॉट केयर अ हूट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय कानून के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा और शादी कर ली। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि काका ने पहली बार जब डिंपल कपाड़िया को देखा था और इवेंचुअली जब शादी हुई, वो समय का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते है। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ये सारा का सारा कार्यक्रम हो गया। एज इट इज शूट के बीच में से उसको उठा के लेके चले जाते थे। अब शादी हो गई, फंक्शंस अलग, हनीमून अलग। बॉबी फिल्म की शूटिंग डिले पे डिले हो ही जा रही थी और राज कपूर परेशान घूम रहे थे।
बड़ी मशक्क़तों के बाद और हाँ हुजूरी के बाद इवेंचुअली बॉबी फिल्म की शूटिंग पूरी होती है, फिल्म रिलीज होती है, सुपर हिट होती है और राज कपूर जिस कर्जे में डूबे हुए थे, इस फिल्म की अपार सफलता के बाद उस कर्जे से वो बाहर निकल जाते हैं। पर जिन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा डिम्पल कपाड़िया की वजह से, राजेश खन्ना की वजह से, उनकी वजह से वो नाराज थे और फिल्म की जो पार्टी होती है, लॉन्च पार्टी जो होती है, उसके अंदर उन्होंने डिम्पल कपाड़िया या राजेश खन्ना दोनों में से किसी को भी इन्वाइट नहीं किया। इस फिल्म के रिलीज होने के तुरंत बाद एक पत्रिका में, एक मैगजीन में खबर छपती है। वो थी डिम्पल कपाड़िया के असली माता पिता के बारे में। पत्रिका में ये क्लेम किया गया कि डिम्पल कपाड़िया के एक्चुअल पेरेंट्स जो हैं वो राज कपूर और नरगिस हैं। इनके बीच में जो एक अवैध संबंध था, एक नाजायज संबंध था, उससे उत्पन्न हुई ये संतान राज कपूर ने अपने दोस्त चुन्नीलाल कपाड़िया को दी थी ताकि वो उनका लालन पोषण कर सके। उनको ये पता था कि ऐसी कंट्रोवर्सी अगर सामने आ गई तो उनके परिवार को और नरगिस के परिवार को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पहले कुछ दिन खामोशी रही, बट इवेंचुअली नरगिस सामने आती है और अपनी चुप्पी को तोड़ती है। उन्होंने ये कहा कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, मुझे कुछ पता नहीं है, पर इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। हम ऐसी खबरों के बारे में, रूमर्स के बारे में बात नहीं करना चाहते, हमारे परिवारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एक इंसान को ज़रूर फर्क पड़ रहा है इन अफवाहों से, वो है मेरा बेटा संजय। नरगिस के इस रिफ्यूटल के बाद, इस रूमर को क्वॉश करने की कोशिश के बाद रूमर क्वॉश हो जाता है। फिल्म इवेंचुअली रिलीज हो चुकी थी, फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी और यहाँ पे लोग यही सोच रहे थे कि कब डिम्पल कपाड़िया की दूसरी फिल्म आएगी और कब हम उनको दोबारा पर्दे पे देखेंगे। पर उनका ये इंतज़ार खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया ने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। इस संन्यास लेने के पीछे का जो कारण है वो लोग राजेश खन्ना को बताते हैं और राजेश खन्ना ने क्या गंदा रोल प्ले किया है इस महिला की जिंदगी के अंदर, उसके बारे में थोड़ा आगे और विस्तार से बताऊंगा मैं। लोगों का यह कहना है कि राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया का फिल्मों में काम करना, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना पसंद नहीं था। तो उन्होंने इनको कहा कि तुम फिल्मों में काम करना छोड़ दो। डिम्पल कपाड़िया ऑब्लाइज्ड एंड शी टुक, संन्यास ले लिया उन्होंने। उसके बाद राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को लेकर हनीमून के लिए यूरोप निकल जाते हैं। यूरोप से जब वो वापस आते हैं तो डिम्पल कपाड़िया 16 वर्ष की हो रही थी, यानी कि शादी से पहले वो 16 से भी कम की थी। 16वें जन्मदिन को मनाने के लिए हिल्टन होटल के अंदर एक पार्टी रखी जाती है। शहर के सारे नामी गिरामी लोगों को फिर से बुलाया जाता है। उस समय डिम्पल कपाड़िया को फिल्मों में काम करने के लिए 5 लाख रुपए मिला करते थे और 5 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। कई मेल एक्टर्स को भी इतना पैसा नहीं दिया जाता था जितना कि डिम्पल कपाड़िया को ऑफर हो रहा था कि आप हमारी फिल्म साइन कर लो, हम आपको 5 लाख रुपया तक दे देंगे। पर डिम्पल डिसाइड कर चुकी थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी राजेश खन्ना को समर्पित करना चाहती हूँ, मैं अब फिल्मों में काम नहीं करूंगी। डिम्पल कपाड़िया माइनर थी, ये हम सबको पता था, वो नाबालिग थी, ये सबको पता था। पर एक नाबालिग लड़की को माँ बना देना और उसके बाद कानून को खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाना और उसके बारे में किसी का कुछ ना किया जाना, भारत की मानसिकता को आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करता है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप रेप्यूटेड इंसान है, तो आपको कोई भी छू नहीं सकता। कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कानून का माहौल उड़ाया गया और डिम्पल कपाड़िया के बारे में लोग लेकिन फिर भी एक ही बात कह रहे थे कि डिम्पल, आप फिल्मों में वापस काम करिए, वापस फिल्मों में आइए, हम आपकी फिल्म देखना चाहते हैं। एक ऐसी लड़की जो 17 साल की उम्र में मां बन के बैठी थी, लोग उसको फिर भी देखना चाहते थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आएगा जब डिम्पल कपाड़िया ये बोलेगी कि मैं अपने संन्यास को वापस ले रही हूं और फिल्मों में वापसी कर रही हूं। कहानी में मोड़ एक और आता है। एक रोज राजेश खन्ना घर आते हैं तो डिम्पल कपाड़िया उनको बताती है कि आपको यकीन नहीं होगा आज किसका फोन आया। उन्होंने पूछा किसका? उन्होंने कहा कि मनोज कुमार का मेरे पास फ़ोन आया और वो मेरे साथ एक फिल्म करना चाहते हैं। जैसे ही डिम्पल कपाड़िया ने ये बात राजेश खन्ना के सामने रखी, राजेश खन्ना को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी और उसके बाद उनको कमरे में बंद करके बेरहमी से लगातार पीटा। उनको पीटने के बाद, अपनी भड़ास निकालने के बाद भी जब राजेश खन्ना का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने गाड़ी निकाली और वो पहुंच गए मनोज कुमार के घर। मनोज कुमार के घर के नीचे शराबी हालत के अंदर उन्होंने मनोज कुमार को खूब गालियां दी और ये कहा कि डिम्पल आपकी फिल्म में काम नहीं करेंगी। मनोज कुमार को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उनको ये रकस पसंद नहीं आया, उनको ये जाहिलपना राजेश खन्ना को उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने उसी समय डिम्पल को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि डिम्पल, मैं माफ़ी चाहता हूँ पर मैं आपके साथ फिल्म में काम नहीं कर पाऊँगा।
डिंपल कपाड़िया इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुई और उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर उनकी डेडिकेशन राजेश खन्ना के लिए अभी भी बरकरार थी। हालांकि उनको पीटा जाता था शराब के नशे में, पर फिर भी वो राजेश खन्ना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। राजेश खन्ना उतने अच्छे इंसान थे नहीं जितना आप लोगों को बताया जाता है, और उसका प्राइम एग्जाम्पल है डिंपल कपाड़िया की दूसरी बेटी का जन्म होना। जब उनकी दूसरी संतान भी लड़की होती है तो राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी अगली संतान एक लड़का हो। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छा और उनका लालच या फिर उनका बायसनेस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने 6 महीने तक अपनी दूसरी बेटी की शक्ल नहीं देखी। और ये वो एक्शन था जिसका रिएक्शन डिंपल कपाड़िया के मन में काफ़ी तीव्र तरीके से उबाल मार रहा था और बाहर निकलने के लिए बेताब था, क्योंकि राजेश खन्ना की यह हरकत डिंपल कपाड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लोगों का यह मानना है कि राजेश खन्ना का जो ये रवैया था, वो चूंकि उनका जो सुपर स्टारडम था वो डिक्लाइन पे था, उस फ्रस्ट्रेशन में वो डिंपल कपाड़िया को मारा करते थे। पर क्या किसी भी इंसान को हक है अपने करियर ग्राफ को नीचे जाते हुए देखने की सिचुएशन में कि वो किसी महिला को पीट सके, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो? एक पत्रिका में खबर छपती है कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच में झगड़े आम बात हो गई थी। डिंपल कपाड़िया को हर दूसरे दिन पीटा जाता था, उनको दरवाजे में बंद करके रखा जाता था, और राजेश खन्ना सिगरेट पीते हुए जब सिगरेट बुझानी होती थी उसको डिंपल कपाड़िया के शरीर पे बुझाते थे। डिंपल कपाड़िया ने लेकिन एक बार भी आके कभी भी इसके बारे में पुष्टि नहीं करी, ना ही कभी राजेश खन्ना के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया। वो चुपचाप इन जुल्मों को सहती रही और अपना कमिटमेंट जो उनका राजेश खन्ना के लिए था उसको उन्होंने बरकरार रखा। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि कई लोग ये बोलेंगे कि बिकॉज शी वॉज कमिटेड टू हिम वो चुप रही, पर क्या ये गलत नहीं है? क्या ये बढ़ावा नहीं है उन लोगों को जो कि एक महिला को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, उनको पीटने का, उनको टॉर्चर करने का? अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, क्या एक महिला का चुप रहना अपनी पिटाई के दौरान फॉर वट एवर रीज़न, क्या उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? अब डिंपल को ये लग रहा था कि राजेश खन्ना चूंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब काम थोड़ा ठीक होगा इवन ही विल गेट वेल, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। 2-4 मारपीट के बाद इवेंचुअली वो कुछ समय के लिए अपने पिता के घर चली जाती है। राजेश खन्ना खुद से डिंपल कपाड़िया को लेने के लिए वापस जाते हैं। अब चूंकि वो खुद से उनको लेने के लिए आए थे तो डिंपल उस एक्शन को अप्रिशिएट करती है और राजेश खन्ना का घर, जिसका नाम आशीर्वाद है, वहां पे वो वापस चली जाती हैं। पर भाग्य का खेला कुछ और ही था। लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाएं ये तो बर्दाश्त कर सकती है कि उनका पति उनको पीटता है, उनको टॉर्चर करता है, पर किसी सौतन का मौजूद होना जिंदगी में वो किसी भी महिला को पसंद नहीं आता। मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग होनी थी जिसका नाम था सौतन। राजेश खन्ना को उस फिल्म के लिए मॉरिशस जाना था। उन्होंने डिंपल को कहा कि डिंपल तुम भी मेरे साथ चलो। डिंपल कपाड़िया उनके साथ जाती है। फिल्म की हीरोइन थी टीना मुनिम और फिल्म की शूटिंग के दौरान काका और टीना मुनिम के रिश्ते काफी नजदीक आ जाते हैं। रिश्ते इस कदर नजदीक आ जाते हैं कि वो ये नहीं देखते थे कि डिंपल कपाड़िया सामने है, रूम में बैठी है या फिर किसी भी तरीके से उपस्थित है, पर उनकी जो अय्याशी थी वो डिंपल कपाड़िया की आंखों के सामने चालू रहती थी। फाइनली डिंपल कपाड़िया ने एक डिसीजन लिया कि सौतन को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो अपनी बेटियों को लेके मॉरिशस से भारत वापस आ जाती है। भारत आने के बाद वो राजेश खन्ना के घर नहीं गई बल्कि अपने पिता के घर गई, और अपने पिता के घर जाने के बाद उनको ये रियलाइज हो गया था कि उनके और राजेश खन्ना के बीच में प्यार रहा नहीं, उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। वो इतना ज्यादा तनावग्रस्त हो चुकी थी, पर इतनी श्योर थी कि उन्होंने डिवोर्स पेपर तैयार करवाने शुरू कर दिए। अब आप सोचोगे कि क्या राजेश खन्ना को इस चीज से कोई फर्क पड़ा? जवाब है नहीं। राजेश खन्ना को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी जो अय्याशी थी टीना मुनिम के साथ वो बरकरार रही, वो चलती रही। बल्कि राजेश खन्ना चाहते थे कि डिंपल कपाड़िया से उनको आज़ादी मिले और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से ग्रैंड तरीके से जी सकें। पर डिंपल कपाड़िया वॉज नॉट अ फूल। वो चाहती थी कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और जो फाइनेंशियल टेक केयर है उनकी बेटियों का, उसकी जिम्मेदारी जो है राजेश खन्ना अपने कंधों पर लें। राजेश खन्ना इस चीज़ को टालते रहे, टल्ला मारते रहे। और चूंकि डिंपल कपाड़िया सक्सेस का स्वाद चख चुकी थी, वो अपने पिता चुन्नीलाल कपाड़िया के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। एंड दैट इज द मोमेंट जहां पे वो डिसाइड करती हैं अब मैं फिल्मों में वापस आने के लिए तैयार हूं। उसी समय उनको पता चलता है कि रमेश सिप्पी एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सागर। वो उसका ऑडिशन देने के लिए वहां पहुंचते और उनको देखकर रमेश सिप्पी आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
ऑडिशन के समय डिम्पल कपाड़िया कांप रही थी। हालांकि रमेश सिप्पी को यह पता था कि शी इज द एक्ट्रेस आई नीड, पर ऑडिशन फिर भी एक फॉर्मेलिटी सेक के लिए किया गया। डिम्पल कपाड़िया के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी तो मुझे रोक दिया गया, और जब अब मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहती हूं पर अपनी बेटियों के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। रमेश सिप्पी तुरंत डिम्पल कपाड़िया को साइन कर लेते हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी, उसी दौरान डिम्पल कपाड़िया इज बैक के नाम से लोगों ने उनको साइन करना शुरू कर दिया, इवन बिफोर सागर गॉट कंप्लीटेड। शेर, जाबाज, मंजिल मंजिल, एतवार, ऐसी कई फिल्में जो उस समय डिम्पल कपाड़िया ने साइन करी सागर को खत्म करने के पहले। लोगों के मन में सिर्फ एक इमोशन था, कब सागर रिलीज होगी और कब हम डिम्पल कपाड़िया को दोबारा से स्क्रीन पे देख पाएंगे। सागर फिल्म के एक सीन को लेकर उस समय काफी विवाद भी हुआ, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म में सिर्फ एक सेकंड के लिए एक टॉपलेस सीन दिया था। अब उस टॉपलेस सीन को काफी विवादित बताया गया था, और जाबाज फिल्म के अंदर भी अपनी सफलता और कंट्रोवर्सी के लिए उनको काफी अप्रिशिएट किया गया। उनमें उनके किसिंग सीन भी थे। इन सब चीजों के बीच में डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल के आशिकी के किस्से सामने आने लगे। कहानीकार ये बताते हैं कि सनी देओल डिम्पल कपाड़िया और डिम्पल कपाड़िया सनी देओल एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कई लोगों का वर्जन ये भी है कि सनी देओल एक तरफा प्यार करते थे और डिम्पल कपाड़िया उनको सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, क्योंकि वो एक बुरे दौर से गुजर रही थी और उनको सिर्फ एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी। पर विश्वसनीय सूत्र ये भी बताते हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके सनी देओल ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। वैसे सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की शादी पर विश्वास इसलिए भी होता है क्योंकि धर्मेंद्र इस कार्य को अंजाम दे चुके हैं जब उन्होंने इस्लाम कबूल करके हेमा मालिनी से शादी करी थी। लेकिन जैसे ही सनी देओल की शादी की खबर सामने आती है तो सनी देओल की जो पत्नी है वो घर छोड़कर जाने की धमकी देती है। इस बीच में धर्मेंद्र हस्तक्षेप करते हैं, उनको कहते हैं कि बेटा आपने घबराना नहीं है। अब आ जाता हूं मैं उस किस्से के ऊपर जहां पे किस तरीके से जबरदस्ती एक एक्टर ने डिम्पल कपाड़िया का चुम्बन लिया। डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म में काम कर रही थी जिसका नाम था प्रेम धर्म। उस फिल्म के हीरो थे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के बारे में एक बड़ी विचित्र चीज फेमस थी उस टाइम पे कि वो शूटिंग के दौरान अपने फिल्म को जब हीरोइन के साथ उनके सीन्स होते थे तो उनके होठ तक काट लिया करते थे, और यही उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के साथ किया। जब एक सीन के अंदर उनका एक छोटा सा चुम्बन का सीन था तो उन्होंने चुम्बन करते हुए महेश भट्ट ने जब कट बोल दिया उसके बाद भी विनोद खन्ना उनको छोड़ नहीं रहे थे, उनको लगातार चूम रहे थे, उनके होठों को काट रहे थे। 3-4 बार कट बोला गया पर विनोद खन्ना छोड़ने को तैयार नहीं थे डिम्पल कपाड़िया को। महेश भट्ट को इंटरवीन करना पड़ा और डिम्पल कपाड़िया भाग के अपने वैनिटी वैन में चली जाती है और वहाँ पे फूट फूट के रोती है। वो महेश भट्ट को कहती है कि मुझे इस फिल्म में काम नहीं करना है, पर महेश भट्ट उनको मनाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि मैं विनोद खन्ना को बोलूँगा कि वो आपसे आके माफ़ी मांगे। विनोद खन्ना इवेंचुअली महेश भट्ट के बोलने के कारण आते हैं और डिम्पल कपाड़िया से माफ़ी मांगते हैं। पर किस्मत का खेला देखिए, ये प्रेम धर्म नाम की जो फिल्म थी डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना की, वो रिलीज ही नहीं हुई। डिम्पल कपाड़िया को इतनी फिल्मों में देखने के बाद लोगों के मन में एक धारणा थी कि शी इज अ ग्लैमरस एक्ट्रेस, जो कि वो थी। शी हैज बीन मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन एवर टू कम ऑन दिस वर्ल्ड। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। शी इज दैट फकिंग ब्यूटीफुल। सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट शी इज ब्यूटीफुल। पर 1990 के दशक में डिम्पल कपाड़िया ने वो करके दिखाया जो कई एक्ट्रेसेस करने से डरती, स्पेशली अगर उनकी इमेज उस तरीके की होती जैसे कि डिम्पल कपाड़िया की बनी हुई थी। एक फिल्म आती है लेकिन, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है उस फिल्म को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म एवर मेड बॉलीवुड के द्वारा। और उसके बाद आती है रुदाली। रुदाली के अंदर जिस तरीके का रोल डिम्पल कपाड़िया ने किया था, जिस तरीके के इमोशंस, एक्सप्रेशंस और जिस तरीके का प्रभाव स्क्रीन के ऊपर डाला था, उसको देखने के बाद एटलीस्ट हमारे जैसे इंसान जब उसको लुक बैक करते हैं पास्ट में तो सिर्फ यही कह सकते हैं, बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड एन अमेजिंग एक्ट्रेस। डिम्पल कपाड़िया का नाम चारों ओर छाया हुआ था और श्रीदेवी के बाद शी वॉज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हिंदुस्तान के अंदर। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, इवन हर एक्स हस्बैंड राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ जय जय शिव शंकर नाम की एक फिल्म बनाई, पर यह फिल्म भी प्रेम धर्म की तरह रिलीज नहीं हुई। इस फिल्म के बारे में यह कहा जाता है कि इस फिल्म के अंदर राजेश खन्ना के और डिम्पल कपाड़िया के इतने ज्यादा बोल्ड सीन्स थे कि राजेश खन्ना की हिम्मत नहीं हुई उस फिल्म को रिलीज करने की, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई।
कहा यह जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। एक दौर ऐसा आया था जब उनको बाहर निकलना था, एक पब्लिक मतलब होटल से बाहर निकलना था, एंड ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। तो डिम्पल कपाड़िया ने उनका कहा कि आप एक शॉल ले लीजिए, अपने शरीर को ऊपर ढांक लीजिए। उस पर काका गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उनको ये कहा था कि अब तुम बताओगी मुझे कि मुझे क्या पहनना है। डिम्पल डर गई थी और बिना कुछ बोले उन्होंने उसी समय उनसे माफ़ी मांग ली कि सॉरी, आई अपोलोजाइज। अब राजेश खन्ना के लिए हमेशा समर्पित रहने वाली लड़की के बारे में राजेश खन्ना क्यों सोचते नहीं थे या फिर क्यों उसके बारे में ज़्यादा सिंसियर नहीं थे, ये तो राजेश खन्ना की आत्मा ही बता सकती है। पर एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया था उनसे कि क्या आप और डिम्पल अब दोबारा साथ आने वाले हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि दोबारा साथ आने का क्या मतलब है, हम कभी अलग हुए ही नहीं। जुलाई 2018 को इवेंचुअली डिम्पल कपाड़िया की ज़िंदगी में वो दिन आता है जब राजेश खन्ना अपनी बीमारी से हार मान लेते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। डिम्पल कपाड़िया आखिरी समय तक उनके बिस्तर के किनारे पे खड़ी थी और उनको सपोर्ट कर रही थी। डिम्पल कपाड़िया एक ऐसी अदाकारा है जिसने हर तरीके के रोल किए हैं, बोल्ड से लेके रुदाली, लेकिन और दिल चाहता है मैं, एक छोटी उम्र के लड़के की बड़ी उम्र की गर्लफ्रेंड के तौर पे। सवाल यह है कि क्या डिम्पल कपाड़िया वो अचीव कर पाई जिसकी वो एक्चुअली में हकदार थी? क्या सवाल ये नहीं है कि राजेश खन्ना ने एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया इनकी ज़िंदगी में और क्या राजेश खन्ना को उसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए थी? क्या सवाल ये नहीं है कि जब भारत की बेहतरीन अदाकाराओं का नाम लिया जाएगा तो उसमें शायद प्रोबेबली डिम्पल कपाड़िया का नाम नहीं लिया जाएगा, प्योरली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनका एक बहुत बड़ा टाइम गैप जो लिया गया राजेश खन्ना के द्वारा, उसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। हम बात करते हैं माधुरी दीक्षित की, श्रीदेवी की, या फिर करिश्मा कपूर को भी काफ़ी लोग कहते हैं, ऐश्वर्या राय के बारे में बात करते हैं, पर डिम्पल कपाड़िया के बारे में नाम बेहतरीन अदाकाराओं के रूप में नहीं लिया जाता। सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड अपने उस लॉस्ट ग्लोरी को दोबारा से हासिल कर पाएगा, जिसका आंसर मेरे पास तो नहीं है। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया के बारे में, एक संपूर्ण कलाकार, एक परिपूर्ण कलाकार और एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने 15 साल की उम्र में शादी कर ली। वो एक बच्ची थी, सोचना 32 साल के इंसान को चाहिए था कि शादी करनी है कि नहीं। तो ये थी और ये है डिम्पल कपाड़िया की ज़िंदगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। राजेश खन्ना के बारे में ओपिनियन रखें, बॉलीवुड के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है मुझे पता है। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, चैनल का मेंबर बने, लिंक वहाँ पे मौजूद, और सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके मदद करें हमारी ग्रो करने में। आज समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय श्री राम।